हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पढ़ा था शेल के फील्ड के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे सॉलिड सफियर का फील्ड। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं टॉपिक आज का। हाँ, और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा बार बार कि पूरी सीरीज को अच्छे से देखें और हर टॉपिक पैरेलल आप बुक से भी रिवाइज करें, बुक से भी एक बार पढ़ कर देखें। जितना आप बुक से रीड करेंगे, रीडिंग एबिलिटी, क्योंकि बेटा आप जब भी एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम में ना टीचर्स जो बातें बोलता है, जो लाइनें बोलता है, और एक बुक की रीडिंग की हैबिट है, वो दोनों अलग होती हैं। क्योंकि यहाँ हम समझाते टाइम क्वेश्चन भी बोल देते हैं, सॉल्यूशन भी समझा देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो आपको क्वेश्चन खुद से रीड करना है। तो आप जरूर एक बार बुक से भी रीडिंग लें, क्वेश्चंस को पढ़ें और उनको सॉल्व करें। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। आज का टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, और ये इंसुलेटिंग है, क्योंकि अगर कंडक्टर का स्फीयर होगा, तो उसमें बच्चों क्या होगा, जितना भी चार्ज हम देंगे वो सारा उसकी सरफेस पे चला जाएगा, और अगर सरफेस पे चला गया तो वो कंडक्टिंग स्फीयर अगर चार्ज होगा तो वो यूं बिहेव करेगा जैसे कि क्या हो, शेल हो। और शेल के फार्मूले कल हमने पढ़ लिए, तो इसमें तो कोई नई बात ही नहीं होगी। यानी चार्ज किया हुआ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर शेल होता है और शेल की तरह बिहेव करता है, यानी उसके अंदर तो फील्ड क्या होगा, जीरो, और बाहर उसका फार्मूला क्या होगा, आउटवर्ड होगा, KQ/R²। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो इस शेल की, मतलब सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग की बात नहीं करेंगे, इंसुलेटिंग की बात करेंगे। जैसे कि हमारा एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता तो छोटा सा, लेकिन एक बार मैं समझाने के लिए बड़ा बना देता हूं। अगर ये हमारा न्यूक्लियस है किसी एटम का, तो उसके अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। कहने का मतलब है चार्ज होता है, और चार्ज होने के कारण उसके अंदर सारे के अंदर क्या फैला होता है, चार्ज फैला होता है, चार्ज भरा होता है। तो ये एक तरह से क्या है, इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास एक इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर हो, जो मैं यहां बना रहा हूं, इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर, यानी उसके सारे के अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज भरा हुआ है, और उसकी रेडियस कैपिटल R है, रेडियस है कैपिटल R, चार्ज है Q, और हमें निकालना है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ, पहली बात बाहर भी, ऊपर भी और अंदर भी। हम शुरू करेंगे अंदर से, सेंटर से कितनी दूरी पर बच्चों, स्मॉल r दूरी पर। सेंटर से स्मॉल r दूरी पर फील्ड निकालेंगे, यानी स्मॉल r लेस देन कैपिटल R है, यानी इनसाइड स्फीयर हम क्या निकालने वाले हैं, फील्ड निकालने वाले हैं। तो स्फीयर के अंदर कैसे निकलेगा, देखिए सबसे पहले हमें क्या मानना होता है, हमेशा की तरह गॉसेस लॉ लगाना है, और गॉसेस लॉ लगाने के लिए क्या माननी पड़ेगी, गॉसियन सरफेस। तो हमने R रेडियस की गोल गोल क्या मान ली, गॉसियन सरफेस मान ली। और अगर ये गॉसियन सरफेस है तो इसके ऊपर क्या लेना पड़ेगा, छोटा सा एरिया, ये ले लिया छोटा सा एरिया। क्या दिखाना पड़ेगा, E वेक्टर दिखाना पड़ेगा, DS वेक्टर दिखाना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा E वेक्टर, और ये हो गया बाहर की तरफ। मैंने कहा था एरिया वेक्टर हमेशा एरिया से बाहर बनाएंगे, और अगर ये आपका स्फीयर गॉसियन सरफेस होता है तो इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर इधर, सेंटर से रेडियली आउटवर्ड, इस पॉइंट पे दिखाएंगे तो रेडियली आउटवर्ड, इस पॉइंट पे दिखाएंगे तो रेडियली आउटवर्ड, हर पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड दिखाना होता है। और अगर ऐसा है तो ये हमारा जो सॉलिड स्फीयर है, इसके ऊपर यहाँ जो DS वेक्टर है वो इस तरफ हो जाएगा। ये वाला है मेरा कौन सा वेक्टर, DS। ये DS है और ये E है, और रेडियस इसकी स्मॉल r है। तो फ्लक्स का फार्मूला क्या लिखेंगे, गॉसेस लॉ के हिसाब से फ्लक्स का फार्मूला है E/ds cos थीटा का इंटीग्रेशन, और वो इंटीग्रेशन बराबर होगा बच्चों अंदर का चार्ज Q इनसाइड इस स्फीयर के, इस स्फीयर के अंदर का चार्ज, जो कि Q नहीं है, सारे के अंदर Q है। तो जो इतना, जिसको मैं कलर कर देता हूं कुछ अलग सा कलर, ये वाला, इस वाले स्फीयर के अंदर अगर सारे के अंदर Q था, तो इस वाले जो ग्रीन किया है मैंने उसमें Q नहीं होगा, Q' होगा। तो हमें ये Q' पता नहीं है, यानी Q इनसाइड, जिसे मैंने लिख दिया क्या चीज, Q' लिख दिया, Q'।
क्यू डैश लिख दिया मैंने अंदर के चार्ज को, और डिवाइडेड बाय है एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ई जो है हर पॉइंट के ऊपर, ये जो आर दूरी पर जितने भी पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं वो सारे पॉइंट स्फीयर के सेंटर से बराबर दूरी पर है, और अगर वो बराबर दूरी पर है तो सबके ऊपर फील्ड की वैल्यू सेम होगी। ई और डीएस में एंगल 0 है और फील्ड की वैल्यू सेम है, तो ये ई कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और कोस थीटा, थीटा की जगह कितना पुट किया जाएगा 0, तो इंटीग्रेशन बच गया डी एस कॉस 0, कोस 0 हो जाएगा 1 इज इक्वल टू है क्यू डैश डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। कोस 0 की वैल्यू होगी 1। दिस इंप्लाइज दैट ई इंटू डी एस का इंटीग्रेशन, ये डी एस था स्मॉल एरिया, ये जो व्हाइट वाला है ये डी एस था, अगर ये डी एस सारे हम जोड़ देंगे तो ये सारा स्फीयर बन जाएगा, और स्फीयर का एरिया लिखना है हमें, डीएस है छोटा सा एरिया और डीएस का इंटीग्रेशन है सारे छोटे छोटे एरिया का जोड़, और वो जोड़ करेंगे तो वो जोड़ हो जाएगा बच्चों 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो स्फीयर है वो कितनी रेडियस का है, कैपिटल आर का नहीं है, स्मॉल आर का है, तो स्मॉल आर का एरिया लेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब बात आती है कि सर ये अंदर का चार्ज कैसे रखेंगे, ये अंदर का चार्ज है इतने के अंदर स्मॉल आर रेडियस के अंदर जो चार्ज है उसका नाम है क्यू डैश, तो वो कैसे लिखेंगे, तो बच्चों देखो क्यू डैश कैसे लिखेंगे, ये सारे के अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज फैला हुआ है, तो एक वॉल्यूम के चार्ज को कह देते हैं रो। रो कितने वॉल्यूम के चार्ज का नाम दिया मैंने, एक यूनिट वॉल्यूम का चार्ज है रो, तो 2 वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, रो इंटू 2, 3 वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, रो इंटू 3, और अगर मेरा वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब में कितना चार्ज होगा, एक वॉल्यूम का चार्ज का नाम रख दिया रो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी, एक वॉल्यूम का चार्ज है रो, तो इतने वॉल्यूम का चार्ज कितना होगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। देयरफॉर हम कह सकते हैं, अब सवाल उठता है कि सर ये रो कैसे लिखेंगे, रो है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल वॉल्यूम, टोटल चार्ज कितना है क्यू, और टोटल वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, इनटू में कौन सा वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, तो ये कट जाएगा 4/3 पाई से, 4/3 पाई कट गया तो क्यू डैश इज इक्वल टू आ गया क्यू इंटू स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं यूनिटरी मेथड से, आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब में कितना चार्ज है यूनिटरी मेथड से, ये टोटल स्फीयर है, 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें कितना चार्ज है क्यू चार्ज है, तो एक वॉल्यूम में कितना होगा क्यू बाई 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, इतने वॉल्यूम में इतना है तो एक वॉल्यूम में इतना होगा, तो अगर मैं पूछूं कि 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब में कितना होगा, 4/3 स्मॉल आर क्यूब होगा क्यू बाई 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इनटू में 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, और ये कट जाएंगे और यही आंसर आ गया क्यू इंटू स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब। तो चाहे आप कैसे सोच लें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा मुझे ये बेस्ट लगता है, इससे सोचा करें एक वॉल्यूम का रो है तो इतने वॉल्यूम का बताना है तो 4/3 पाई आर क्यूब, और रो की वैल्यू रख दिया करो टोटल चार्ज अपॉन में टोटल वॉल्यूम, और ये कट गया और ये आंसर आ गया। तो हमने यहाँ क्यू डैश निकाल लिया, क्यू डैश यानी इस ग्रीन वाले स्फीयर के अंदर का चार्ज, यानी हमारी क्वेश्चन सरफेस के अंदर का चार्ज, वो पुट कर दें आप, तो कितना हो गया क्यू स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से क्या कट जाए, कुछ नहीं कटेगा, आर स्क्वायर कटेगा, बस एक आर बच गया, आर स्क्वायर और ये आर क्यूब, एक आर बच गया, तो ई बराबर हो गया कितना 1 बाई ये 4 पाई नीचे जाएगा और एप्सिलॉन नॉट के साथ मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्यू इनटू में स्मॉल आर डिवाइडेड बाय क्या बचा कैपिटल आर क्यूब, तो इसको हम कह देंगे के, तो ई का फार्मूला बन गया के स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब इनटू में स्मॉल आर, तो ये हो गया बच्चों अंदर फील्ड का फार्मूला। तो सॉलिड स्फीयर के अंदर फील्ड का फार्मूला होगा के इंटू दिया गया टोटल चार्ज, के इंटू में दिया गया टोटल चार्ज इंटू में जिस दूरी पर हमें फील्ड निकालना है वो दूरी, डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब यानी टोटल रेडियस का क्यूब। उम्मीद है
याद हो गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और यहाँ से पता लग रहा है कि ई जो है वो दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी सेंटर पे जब हम जाएंगे यहाँ सेंटर पे तो जीरो फील्ड होगा, फिर थोड़ा आगे जाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा और आगे जाएंगे थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा, तो सेंटर से जितना दूर जाते जाएंगे फील्ड बढ़ता जाएगा। लेकिन ये फार्मूला केवल बाउंड्री तक चलेगा, उसके बाद ये फार्मूला वैलिड नहीं है। यानी केवल कहाँ वैलिड है, सॉलिड स्फीयर के ऊपर वैलिड है, सॉलिड स्फीयर के अंदर वैलिड है, लेकिन सॉलिड स्फीयर के बाहर ये फार्मूला वैलिड नहीं है। तो चलो एक बात तो है कि ऊपर का तो निकाल सकते हैं हम। तो अगर हमें कोई कहे कि R इक्वल टू कैपिटल R पे फील्ड बताओ, R इक्वल टू कैपिटल R का मतलब हो गया कि हमारा सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर के जस्ट ऊपर फील्ड बताना है। तो जस्ट ऊपर फील्ड का फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, के क्यू, स्मॉल r की जगह हो जाएगा कैपिटल R, डिवाइडेड बाय हो जाएगा R क्यूब, और एक R कट जाएगा और आंसर आ जाएगा के क्यू बाय R स्क्वायर। यानी गजब बात यह कि सॉलिड स्फीयर भी ऊपर वाले पॉइंट्स पे यूं बिहेव करता है जैसे कि वो पॉइंट चार्ज हो, जैसे कि वो पॉइंट चार्ज हो। उम्मीद है इतनी बात समझ आ गई होगी। तीसरी बात, हाँ अगर आप एक चीज और कर सकते हैं, अगर इन्हीं फार्मूलों को जो हमने अभी फार्मूला चार्ज में बनाया है, अगर आप उसे रो में याद करना चाहते हैं, किसमें याद करना चाहते हैं, रो में, तो कोई गंभीर बात नहीं है, बड़ा ही आसान है। पिछले दोनों फार्मूले, यानी कौन से दोनों फार्मूले, R लेस देन कैपिटल R और R इक्वल टू कैपिटल R, इन दोनों में फील्ड के फार्मूले क्या थे। फील्ड का फार्मूला था के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब इंटू स्मॉल r, और ऊपर की बात करें तो E का फार्मूला क्या था, के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर। ये था सरफेस के ऊपर, ये था अंदर, और ये थे चार्ज की टर्म में। पर अगर आप न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं रो की टर्म में भी चाहिएगा, तो अगर रो में याद करना चाहें तो बहुत ही आसान है कि के की जगह रख दिया करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की जगह रख दिया करो रो इनटू टोटल वॉल्यूम। टोटल चार्ज है ना, टोटल चार्ज होगा रो इनटू टोटल वॉल्यूम। एक वॉल्यूम का चार्ज रो, तो टोटल वॉल्यूम का 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब डिवाइडेड बाय R क्यूब इनटू में स्मॉल r। तो क्या कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, R क्यूब से R क्यूब कट जाएगा, तो आंसर बच जाएगा रो R/3। ये देखो ये वाला 3 बच गया है, रो स्मॉल r डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर फील्ड का फार्मूला अगर आप रो की लैंग्वेज में याद करें, और अगर आप याद करते हैं चार्ज में, तो है के क्यू बाय कैपिटल R क्यूब इंटू स्मॉल r, और अगर आप रो में याद करते हैं तो रो R/3 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह अगर ऊपर का फार्मूला, सरफेस के ऊपर का फार्मूला अगर आप याद करते हैं रो में, तो रो इंटू कैपिटल R डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं आखिरी पोर्शन पे, यानी इस स्फीयर के बाहर क्या होगा। देखिए अगर हम R ग्रेटर देन कैपिटल R ले लें, यानी सॉलिड स्फीयर के जस्ट बाहर फील्ड निकालें, जस्ट बाहर, यहां, जस्ट का मतलब बाहर, जस्ट यहां भी बाहर है, यहां भी बाहर है, यहां भी बाहर, स्मॉल r दूरी पर, यानी स्मॉल r हमारा कैपिटल R से बड़ा है। तो यहां हम वही काम करेंगे, हम पहले मानेंगे एक गॉसियन सरफेस, मानेंगे छोटा सा एरिया जिसे कहेंगे ds, फील्ड कहाँ होगा, बाहर की तरफ। ये तो नॉर्मल डेरिवेशन जो हम अब तक करते आ रहे हैं, तो थोड़ा सा स्पीड से करेंगे। फाई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू इन साइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और फाई की वैल्यू होगी ई ds कॉस थीटा। थीटा कितना है, ई भी बाहर ds भी बाहर, एंगल 0, वही पुरानी बात, कोई नई बात नहीं है। अंदर का चार्ज इस बार सारा ही आ गया, क्यू का क्यू अंदर है, तो Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इंप्लाइज दैट E बाहर आ गया। इंटीग्रेशन किसका बचेगा, ds का, सारे ds को जोड़ेंगे तो 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर बन जाएगा। तो E इंटू में 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इंप्लाइज दैट E कितना आ गया, ये सारी टर्म उठा के नीचे ले जाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। वही बात, अगर इस फॉर्मूले को आप फिर से चाहे कि रो में कन्वर्ट करना है तो रटने की बात नहीं है, बस क्यू को क्या लिख देना,
रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। मैं सलाह दूंगा बच्चों कि आप इसे याद चार्ज में करें, और कभी रो में कन्वर्ट करने की आवश्यकता पड़े तो चार्ज की जगह रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब रख लें, तो रो में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, अंदर और ऊपर का केस आप रो में याद कर सकते हैं। तो अंदर स्फीयर के फील्ड का फार्मूला है रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम कंक्लूजन करते हैं बात को कि अब तक हमने क्या सीखा। तो बाहर फील्ड का फार्मूला क्या है बच्चों, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। मतलब बाहर सॉलिड स्फीयर यूं बिहेव कर रहा है जैसे कि वो एक पॉइंट चार्ज हो, जैसे कि वो एक पॉइंट चार्ज हो। तो देखिए जरा, अब तक सारी बातों को कंक्लूड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का सॉलिड स्फीयर में दूरी के साथ ग्राफ बनाते हैं। अगर हम बात करें कैपिटल आर डिस्टेंस, कैपिटल आर डिस्टेंस का मतलब हो गया ये हमारा सॉलिड स्फीयर है। थोड़ा सा गंदा बन गया है, कोई बात नहीं, मिटा देते हैं, दोबारा बना लेते हैं। देखिए ये हमारा, मैं एक बार समझाने के लिए थोड़ा डॉटेड सा बना लेता हूं। ये सॉलिड स्फीयर है, इस ड्राइंग की कोई जरूरत नहीं है, तो जस्ट समझाने के लिए है कि जस्ट ऊपर बात करें, जस्ट ऊपर सरफेस के ऊपर बहुत, तो फील्ड फुल होगा। कितना होगा सरफेस के ऊपर फील्ड, उसका फार्मूला है के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। और जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो फील्ड घटता जाएगा, क्योंकि फील्ड बाहर आर, ये है आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, यहाँ फील्ड इनवर्सली है किसके, स्मॉल आर स्क्वायर के, क्योंकि यहाँ फार्मूला है के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। मतलब फील्ड जो है वो दूरी के साथ घटेगा, इनवर्सली होगा। इनवर्सली होता जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फील्ड घटता जाएगा। लेकिन अगर हम अंदर की बात करें स्फीयर के अंदर, वैसे इस ड्राइंग का कोई मतलब नहीं है, जस्ट ये बताना चाह रहा था मैं कि अंदर के पॉइंट्स और बाहर के पॉइंट। तो देखिए अगर हम स्फीयर के अंदर बात करें तो अंदर का फार्मूला याद करें, आर लेस देन कैपिटल आर के ऊपर फील्ड का जो फार्मूला था वो था के क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब, यानी ई डायरेक्टली था स्मॉल आर के, और ई अगर डायरेक्टली है स्मॉल आर के तो लीनियर ग्राफ होगा, कोई इंटरसेप्ट नहीं होगा। वाई डायरेक्टली एक्स है तो ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट होगा और स्ट्रेट लाइन आएगा, यानी सेंटर के ऊपर। ये है सॉलिड स्फीयर का सेंटर। यहां अगर मैं सॉलिड स्फीयर बनाता हूं, ये है सेंटर, सेंटर के ऊपर जीरो है। सेंटर से जब हम बाउंड्री की तरफ जा रहे हैं, बाउंड्री की तरफ जा रहे हैं तो फील्ड धीरे 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 बढ़ रहा है, और इस बाउंड्री पे जाके फुल है, मैक्सिमम है। और जब हम और दूर जा रहे हैं, यानी बाहर जा रहे हैं, इस पॉइंट पे जा रहे हैं, तो फील्ड घटता जा रहा है। मतलब सॉलिड स्फीयर का फील्ड सेंटर पे जीरो, फिर धीरे धीरे बढ़ता है और फिर घटता है, और लीनियरली बढ़ता है। लीनियरली का मतलब है बच्चों, सेंटर से आर दूरी पर ई फील्ड है तो r/2 पर e/2 होगा, r/3 पर e/3 होगा, r/4 पर e/4 होगा। तो जैसे दूरी बढ़ेगी तो बढ़ेगा, और घटेगी तो सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। दुगुना करने पे दुगुना, आधा करने पे आधा। दूरी जितनी बढ़ेगी उतना फील्ड बढ़ेगा, दूरी घटेगी उतना फील्ड घटेगा। ये है अंदर की बात। लेकिन बाहर डायरेक्टली नहीं है, इनवर्सली है, और इनवर्सली आर नहीं है, आर स्क्वायर है। मतलब दूरी अगर डबल हो जाए, आर से 2r चले जाएं, तो फील्ड 1/4 हो जाएगा। स्क्वायर दूरी का डबल करने पे फील्ड 1/4 हो जाएगा। यानी दोनों वेरिएशन, ये वाला वेरिएशन अलग है, ई डायरेक्टली आर है, और ये वाला वेरिएशन अलग है, ई इनवर्सली आर है। तो बढ़ेगा आर की 1 पावर से और घटेगा आर की 2 पावर से। यस और नो? उम्मीद है इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की, जो कि है एटम। एटम फील्ड, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर समझेंगे। देखिए क्या है, ये एक एटम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, और अगर एटॉमिक नंबर Z है तो उसका चार्ज कितना हो गया बेटा, ZE। एक प्रोटॉन पे E का चार्ज होता है तो 2 प्रोटॉन हो तो 2E, 3 प्रोटॉन हो तो 3E, और अगर Z प्रोटॉन है तो ZE चार्ज है। और ZE अगर चार्ज है तो एटम की एक खासियत होती है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में बड़े आराम से पढ़ा होगा कि एटम में जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, और नेगेटिव रहता है इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। हमें
ये पता होना चाहिए कि एटम इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में न्यूक्लियस के बाहर रहेंगे और उनका चार्ज होगा -Ze। एटम के अंदर जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव होता है। तो एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज है आपको दिया है क्वेश्चन में कि एटम का एटॉमिक नंबर Z है, और Z एटॉमिक नंबर होने का मतलब है कि उसमें Z प्रोटॉन्स हैं, और एक प्रोटॉन का ही चार्ज है तो Z प्रोटॉन का Z ही, और उसके चारों तरफ Z ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो नेट नेगेटिव चार्ज है -Ze, और एटम की रेडियस क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल R, और सवाल ये है कि आप फील्ड निकाल के दिखाइए एटम के अंदर सेंटर से R दूरी पर, फिर ऊपर निकालिए। तो पहला केस है कि हम R लेस देन कैपिटल R पे फील्ड निकालेंगे। सबसे नाइस प्रॉब्लम है, मैं उम्मीद करूंगा आप जी लगा के समझेंगे। तो सेंटर से R दूरी पर फील्ड निकालना है, करना क्या है, वही काम, गॉसियन सरफेस मानो। ये लो भाई, फटाफट मान ली गॉसियन सरफेस। E कहाँ होगा, बाहर की तरफ। D कहाँ, DS कहाँ होगा, बाहर की तरफ। ये कोई नई बात नहीं है, बार बार सेम करना होता है। तो फ्लक्स का फार्मूला होता है Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन देखिए, फ्लक्स की वैल्यू का फार्मूला EdS cos 0 का इंटीग्रेशन। अब लिखेंगे अंदर का चार्ज, सारा राज इस अंदर के चार्ज में है। ये अंदर का चार्ज देखिए कैसे लिखेंगे, ये अंदर का चार्ज देखिए कैसे लिखेंगे बच्चों। ये ग्रीन वाले पोर्शन में जितना चार्ज है वो लिखना है। अब थोड़ा गंभीरता से देखिए कि Q इनसाइड कितना है, ये लिखते हैं Q इनसाइड। मैं यहां लिख रहा हूं साइड में, Q इनसाइड कितना है बेटा। देखिए पहली बात तो इसके अंदर एक तो ये Ze चार्ज तो सीधा ही पड़ा है, प्लस Ze चार्ज तो डायरेक्ट है, ये रहा जो सेंटर पे रखा हुआ है प्लस Ze। लेकिन यहां इस जो ग्रीन वाले पोर्शन में, इस ग्रीन वाले पोर्शन में माइनस है, लेकिन सारे स्फीयर में -Ze है। इतने में कितना है ये चेक करना पड़ेगा। तो Ze माइनस कुछ नेगेटिव चार्ज है, ग्रीन वाला देखिए ध्यान से, ये ग्रीन वाला चार्ज जो है वो कुछ नेगेटिव चार्ज है, पर सारे स्फीयर में -Ze है। तो इतने ग्रीन वाले में कितना नेगेटिव है ये पता करना पड़ेगा। कैसे पता करेंगे, देखिए जो एटम की एक खासियत है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस की जगह बहुत ही छोटी होती है। एटम अगर कमरा है ना तो पेन की टिप जितना न्यूक्लियस है, कहने का मतलब न्यूक्लियस की जगह बहुत ही स्मॉल है और इस एटम की जगह बहुत ज्यादा है। यानी हम ये मान सकते हैं कि -Ze इस स्फीयर के अंदर है। इसमें किसको इग्नोर कर दो, आप Ze चार्ज को इग्नोर कर दो, इसकी जगह है ही नहीं, यूं मान लो छोटी सी है, पॉइंट है, तो इसको तो छोड़ दो एक बार। आपको बस ये पता करना है कि स्क्रीन स्फीयर में कितना नेगेटिव है। तो कितना नेगेटिव है देखिए, अभी बताते हैं कितना नेगेटिव है। 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब में कितना नेगेटिव है बताओ, सारे स्फीयर में -Ze। आपको कि सर प्लस का गया, प्लस तो लिख लिया अलग से, छोड़ दो उसको। 4/3 पाई R क्यूब में -Ze है, तो एक वॉल्यूम में कितना होगा, -Ze/4/3 पाई R क्यूब। हमें कितने में लिखना है, स्मॉल r में, तो इसमें कितना होगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। वॉल्यूम में कितना होगा, ये वही है, रो इंटू वॉल्यूम कर लो, रो -Ze बाय टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम इंटू गिवन वॉल्यूम, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम इंटू गिवन वॉल्यूम। ये आ जाएगा गिवन वॉल्यूम के अंदर चार्ज। यस और नो, चाहे यूं कर लें, 4/3 पाई R क्यूब में -Ze है तो एक वॉल्यूम में होगा इतना, 4/3 पाई R क्यूब में होगा इतना, ये कट गया। तो नेगेटिव चार्ज कितना आ गया, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज आ गया अपना इतना, ये सब हटा देते हैं। तो कितना आ गया बच्चों नेगेटिव चार्ज, -Ze स्मॉल r क्यूब -Ze स्मॉल r क्यूब बाय कैपिटल R क्यूब। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो Q इनसाइड मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइड में, Q इनसाइड कितना आ गया, +Ze तो ये रहा, वाइट से दिखाना था, ये रहा, +Ze तो ये रहा, माइनस में जो नेगेटिव चार्ज है जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला ये रहा। तो ये कितना है, ग्रीन से ही बना देते हैं, -Ze इंटू स्मॉल r क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब। अब हमें इस बात की कोई जरूरत नहीं है, हम इसको हटा देते हैं। देखिए अब देयरफॉर क्या हुआ, यहां देखिए इस EdS cos 0 में cos 0 माना हो चुका है, E बाहर आ जाएगा। DS का इंटीग्रेशन पहले से कई बार बता चुका हूं, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर हो जाएगा, बराबर अंदर का चार्ज ये रहा अंदर का चार्ज। इसमें से Ze कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बच गया
1 माइनस स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब, यस और नो। ये हो गया अंदर का चार्ज, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करना है, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना है। और अगर ऐसा कर देंगे तो देखिए आगे क्या बचा, हमें तो ई चाहिए था, ई, तो ये सब कहाँ ले जाएंगे, नीचे, तो क्या बना ई, देयरफॉर ई आ गया जेड ई डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू में 1 माइनस स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब। अगर हम इस स्मॉल आर क्यूब को थोड़ा सा अंदर ले जाएं तो थोड़ा सा फॉर्मेट अलग सा हो जाएगा, जेड ई डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाय आर स्क्वायर माइनस ये आर स्क्वायर और आर क्यूब कट जाएंगे तो बचेगा स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब। और ये हो गया सॉलिड स्फीयर, यानी एटम के अंदर स्मॉल आर दूरी पर फील्ड। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि एटम के अंदर जो फील्ड है वो दूरी के ना तो डायरेक्टली है ना इनवर्सली है, एक अलग सा फंक्शन है। यानी आप डायरेक्ट वो बात नहीं कह सकते जो सॉलिड स्फीयर में कह सकते हैं एटम के लिए। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, और अगर हमसे कोई पूछे कि एटम के बाहर का फील्ड बताइए, एटम के जस्ट ऊपर का फील्ड, एटम के जस्ट ऊपर का, मैं यहां लिख देता हूं आर इजकल टू कैपिटल आर, आर इजकल टू कैपिटल आर, यहां मतलब इस बाउंड्री के ऊपर जस्ट बाहर बताइए तो क्या हो जाएगा। देखिए ई बराबर इसी में पुट कर देंगे, ये वैलिड है बाहर, तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दें। तो अगर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देंगे तो ये देखिए यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ कैपिटल आर बाय कैपिटल आर क्यूब ये कट जाएगा, यानी जेड ई डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर माइनस यहां कैपिटल आर और यहां कैपिटल आर क्यूब, तो एक कट जाएगा तो 1 बाय आर स्क्वायर बच जाएगा। इसका मतलब आ जाएगा 0, यानी एटम की सरफेस के ऊपर 0 फील्ड आएगा। अब अगर हमसे कोई पूछे कि आर ग्रेटर देन कैपिटल आर बताइए सर, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर का मतलब है एटम के जस्ट बाहर बताइए। तो जब हम यहां क्वेश्चन सरफेस लेंगे बच्चों तो हमें पता है उसके अंदर जितना पॉजिटिव आएगा उतना ही नेगेटिव आ जाएगा, टोटल 0 आ जाएगा। और टोटल अगर 0 आ जाएगा तो ईडीएस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि डीएस 0 है नहीं, और अगर डीएस 0 नहीं है तो इसका मतलब फील्ड 0 हो जाएगा। मतलब एटम के ऊपर और एटम के बाहर एटम का फील्ड हो जाएगा 0, और एटम के अंदर जो फील्ड होगा वो आर का लीनियर फंक्शन नहीं होगा, वो एक वेरिएबल फंक्शन होगा। उम्मीद है आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, बाकी आगे अगली क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।